Big boss. हेलो फ्रेंड, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। देखो, जैसे कि आपने दो वीडियो में देख रखा है, नंबर सिस्टम के आपके सामने दो कंसेप्ट आए। पहला जो था आपका नंबर ऑफ डिजिट था और दूसरा था आपका बोर्ड मास। उसी सिलसिले को यदि आगे बढ़ाएं तो तीसरा कंसेप्ट होगा आपका यूनिट डिजिट। आपने ये बात पहले से भी पढ़ रखी होगी, यूनिट डिजिट क्या होता है। जब आप नंबर सिस्टम में स्टार्ट किए थे और नंबर पढ़ रहे थे तो नंबर में देखे थे आपने कि यूनिट प्लेस आया, उसके बाद 10th प्लेस आया, उसके बाद 1000 प्लेस आया। तो जैसे एक नंबर लिखूँ मैं आपके सामने 3 to 5, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? तो आप बोलेंगे यूनिट प्लेस पे जो होगा वो आपका यूनिट डिजिट होगा। मतलब 5 जो हुआ इसका यूनिट डिजिट हुआ। हिंदी में यदि बात करें तो इसको इकाई का अंक बोला जाता है। इकाई का अंक आपको जो है क्वेश्चन में दो वैरायटी से पूछता है। पहला तो आपका डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कि आप इकाई का अंक बताएं, और दूसरी बात, आप जब किसी क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर रहे होते हैं तो आप कुछ क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं जिसमें ऑप्शन में आपका सिर्फ इकाई के अंक को देख के आप उत्तर लगा सकते हैं। तो नंबर सिस्टम के नज़रिए से यदि देखें तो सिंप्लीकेशन में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़नी है। तो आप इस तरीके से सोचें कि ये जो है कैलकुलेशन का एक पार्ट है। यूनिट डिजिट जो है कैलकुलेशन का एक पार्ट है, जो आपके कभी कभी एग्ज़ामों में, हर समय नहीं, कभी कभी एग्ज़ामों में बिना कोई कैलकुलेशन के आप उत्तर लगा सकते हैं। ठीक है, आओ इस सिलसिले को समझते हैं। जैसे आपके सामने लिखा है 15 into 23 और आपसे पूछा जाए व्हाट इज द यूनिट डिजिट, व्हाट इज द यूनिट डिजिट। तो आपको यदि यूनिट डिजिट का कंसेप्ट नहीं पता तो आप इसको कैसा कर रहे होंगे? आप देख रहे होंगे जिस तरीके से आपने गुणा करना सीखा है उस तरीके से करें। 15 तिया 45 और 15 दूनी 30 और 4 आपका हुआ 34। इसका जब आंसर निकाला आपने तो वो आया 335। उत्तर कितना आया? 335। और आप इसके यूनिट प्लेस पे देख रहे होंगे तो यूनिट प्लेस पे 5 आया। इसके बाद आप आंसर लगा रहे होंगे। यदि आप इस तरीके से गुणा कर रहे होंगे, देखना एक बात और बारीक सी बात है लेकिन समझना जरूरी है कि जब आप 15 का मल्टीप्लाई कर रहे होंगे 23 से, 15 का मल्टीप्लाई कर रहे होंगे 23 से, तो आपने किया 3 पछे 15, बचा कितना? 1, 3 एकम 3 और 1 4। इस तरीके से नीचे कटपिट लगाया। उसके बाद आप 2 का गुणा कर रहे होंगे 5 से, 5 दूनी 10, बचा कितना? 1। उसके बाद आपने 2 का गुणा किया 1 से, 2 एकम 2 और 1 कितना हुआ? 3। इस तरीके से चीजें जोड़ रहे होंगे। ये 335। तो यहाँ जो है समझने वाली बात ये है कि आपने ये क्रॉस क्यों लगाया, आपने ये क्रॉस क्यों लगाया। देखो, चीज़ें एक तो आप ये भी कह सकते हो कि हम पहले से ही ऐसा करते आए हुए हैं कि हमको सिखाया गया है कि हम यहाँ क्रॉस लगा दें। देखो, इस क्रॉस का जो मीनिंग होता है, इस क्रॉस का मीनिंग होता है जीरो। इस क्रॉस का मीनिंग क्या होता है? जीरो। और ये क्रॉस इसलिए लगाया जाता है ताकि यूनिट डिजिट के साथ छेड़छाड़ ना हो, ताकि क्या हो, आपके यूनिट डिजिट के साथ छेड़छाड़ ना हो। तो आपने यहाँ देखा कि जब हमने 3 का गुणा 5 से किए तो 5 आया, 15 आया तो 5 लिखे और एक कैरी लिए। जब यहाँ आपने सिंगल डिजिट में 5 लिखे और उसके नीचे आप कितने भी गुणा क्यों ना कर रहे हो आप क्रॉस लगाओगे, ये बात भी आपको पता है। जब आपने यहाँ 5 लिखा और ये बात आपको पता है कि उसके नीचे आप जितने भी गुणा क्यों ना कर रहे हो आप वहाँ क्या यूज कर रहे होंगे? क्रॉस लगा रहे होंगे या जीरो यूज कर रहे होंगे। तो आप ये बात बोल सकते हो साहब कि ये जो 5 है, यही आपके सवाल का उत्तर था। बात समझ आए? उसके बाद दूसरा लॉजिक इसका समझने का ये है कि आपने यूनिट प्लेस का यूनिट प्लेस से यदि गुणा किया तो यूनिट पे लिखा। बोलो हाँ। यूनिट प्लेस का यदि आपने यूनिट प्लेस से गुणा किया तो आपने यूनिट डिजिट लिखा। लेकिन यूनिट प्लेस का गुणा यदि आप 10th प्लेस से कर रहे होंगे तो उसको 10th प्लेस पे ही लिख रहे होंगे। बात समझ पा रहा है नहीं? फिर से आओ। जैसे आपने लिखा 22 into 22, आप 2 का 2 से कर रहे होंगे 4,
लेकिन इस 2 का यदि आप 10th प्लेस वाले से कर रहे होंगे तो यहाँ सब चीजें लिखी जाएंगी, वो 10th प्लेस पे लिखी जाएंगी। बात समझ रहे? 2 दूनी 4। लेकिन यहाँ आप 10th प्लेस वाली संख्या का गुणा कर रहे हो। किससे गुणा कर रहे हो? 10th प्लेस वाली संख्या से गुणा कर रहे हो, तो आप इसको यहाँ लिख रहे होंगे और यहाँ क्या कर रहे होंगे? कट पिट। बात समझ पा रहे हैं? ठीक है। और इसी के साथ जब ये 5 आया है तो 5 की एक और कहानी, आप ऑड इवन तो समझते होंगे। ऑड और इवन। ऑड वो होता है जिसमें 2 का भाग नहीं जाता या फिर वो 2 का मल्टीपल नहीं होता है। इवन वो होता है जो 2 का मल्टीपल होता है। जब आप क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर कर रहे होंगे तो इन चीज़ों से और अच्छे से जान रहे होंगे। अभी इसको यहीं छोड़ा। ऑड इवन की बस इतनी सी बात जाने, जो 2 से भाग चला गया वो होगा इवन, सम जिसे हिंदी में बोलते हैं, और जो 2 से भाग नहीं गया वो होगा आपका क्या? ऑड, जिसे आप बोलते हैं विषम। तो आप जब 5 का किसी ऑड के साथ गुणा कर रहे होते हैं, 5 का किसी ऑड के साथ गुणा कर रहे होते हैं, तो आपका रिजल्ट हमेशा ऑड आएगा। रिजल्ट आपका हमेशा ऑड आएगा। देखो, जब आप नंबर सिस्टम पढ़ ही रहे हैं तो ये बारीक बारीक चीज़ों को जानना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, आपने 5 का गुणा किए 3 से, तो आपका उत्तर जमा कितना? 15। 15 एक क्या है? ऑड नंबर। इसी तरह आप यदि 5 का गुणा कर रहे होंगे किसी इवन नंबर से, 5 का गुणा किससे कर रहे होंगे? इवन नंबर से, तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो इवन आएगा। रिजल्ट क्या आएगा? इवन आएगा। जैसे 5 का मल्टीप्लाई आपने किया 10 से, तो आपका उत्तर क्या जमा? 50। ये आपका सवाल का उत्तर हुआ। लेकिन ये जो 50 है वो क्या है? आपका इवन नंबर। तो 5 के केस में क्या होगा? जब आप ऑड से गुणा कर रहे होंगे तो उत्तर ऑड आएगा, और जब आप इवन से गुणा कर रहे होंगे तो उत्तर आपका क्या आएगा? इवन आएगा। बात समझ पाए? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इसके बाद देखना, आपने रिमाइंडर थ्योरम का कंसेप्ट पढ़ा होगा। देखो, यूनिट डिजिट पढ़ने का तरीका ये होगा कि यूनिट डिजिट आपने पढ़ा होगा साइक्लिसिटी डिपेंडेंट। साइक्लिसिटी डिपेंडेंट मतलब आपने कहीं पढ़ रखा होगा 4 से भाग लगाओ उत्तर निकालो, 4 से भाग लगाओ उत्तर निकालो। पर कई जगह ऐसी आती कि आप पावर को डिवाइड नहीं कर पाते या क्वेश्चन फैक्टोरियल में पूछ लिया जाता। तो एक थोड़ी सी झलक देखना। जैसे आपके सामने लिखा है 385 और 385 लिखा है, और आपको कतई इसका यूनिट डिजिट पता नहीं, इसका यूनिट डिजिट आपको पता नहीं है, तो मैं बोलूँ इसको ज़रा 10 से भाग लगाएं। तो आप 10 से भाग लगा रहे होंगे तो आप इस तरीके से लगाएं, 385 डिवाइडेड बाय 10। तो इसमें 3 टाइम लगाया, 30 बचा 8 हो गया 85, 8 टाइम लगाया हो गया 80, रिमाइंडर बचा 5। ये क्या बचा? ये जो 5 बचा वो आपका क्या हुआ? शेषफल। ये जो 5 यदि आपका शेषफल हुआ, तो मैं बोलूँ कि इस 385 का यूनिट डिजिट क्या था? तो आप बोलेंगे 5, और ये 5 क्या बचा? शेषफल। मतलब जब किसी इक्वेशन को, जब किसी नंबर्स को, जब किसी समीकरण को 10 से यदि भाग लगा दिया जाए, 10 से यदि भाग लगा दिया जाए, तो हमें यूनिट डिजिट प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? यूनिट डिजिट। जब किसी इक्वेशन को 10 से अधिक भाग लगा दिया जाए तो हमें क्या प्राप्त होगा? यूनिट डिजिट प्राप्त होगा। बात समझ पाए? जैसे आपके सामने लिखा है 30 × 50, 30 × 50, और आप इसको भाग लगा रहे होंगे 10 से, इसको भाग लगा रहे होंगे 10 से, और आप पूछा जाए कि यूनिट डिजिट क्या होगा, तो जब आप इसको कर रहे होंगे तो ये आपका जमेगा कितना? 450। ये आपका जमा कितना? 450। 10 से भाग लगाया तो आपका यूनिट डिजिट बना 5। तो यहाँ जो बात जो क्वेश्चन में दी गई थी वो 10 ऑलरेडी दिया गया था, 10 ऑलरेडी दिया गया था, लेकिन आपको सिंगल नंबर यहाँ 385 लिखा था, और आपने 10 से भाग लगा के पता कर लिया कि जो शेषफल बचा था वो आपका जो क्या बनेगा? यूनिट डिजिट बनेगा। बात थोड़ी सी अलग है पर समझने वाली। अब इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो एक चीज़, एक नाम आता है आपका टोसेंट। टोसेंट होता क्या है? टोसेंट आपका होता क्या है? जैसे टोसेंट की यदि बात करें तो आप जब फैक्टर निकाल रहे होते किसी चीज़ों को, जैसे आप 10 के फैक्टर निकाल रहे होते,
तो फैक्टर जब निकाल रहे होंगे तो 10 से छोटी ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 10 से भाग दे दे, वो उसके फैक्टर होंगे। तो आप बोलेंगे 5 और 10, ये आपके हुए। तो ये जो फैक्टर हुए आपके, तो आप इस तरीके से टोसेंट जब निकाल रहे होंगे इसका, तो आप ये चीजें देख रहे होंगे कि आप लिख रहे होंगे पहले जो नंबर होगा वो, उसके बाद लिख रहे होंगे 1/, पहला फैक्टर, और उसके बाद लिख रहे होंगे 1/, दूसरा फैक्टर। ये चीजें क्यों होती है, कैसे होती है, ऐसे ऐसे क्यों लिखा गया, क्या सभी में ये कर सकते हैं, तो ये सब बातें आपको पढ़ने की आएगी कहाँ, रिमाइंडर थ्योरम में। कहाँ पढ़ने को आएगी, रिमाइंडर थ्योरम में। पर आप जब यूनिट डिजिट पढ़ रहे हैं तो बस आप इतनी बातें समझें कि जब किसी नंबर का फैक्टर बना f1 f2 और एक वो खुद नंबर के 3 फैक्टर बने, मान लो क्या, f1 f2 और खुद वो नंबर, तो आप जब इसका टोसेंट निकालेंगे तो टोसेंट निकालने का आपको फॉर्मूला होगा, पहले तो उस खुद नंबर को लिखो, उसके बाद 1/1 माइनस f1 और 1 माइनस f2, ये आपका टोसेंट निकालने का फॉर्मूला होगा। जब आप किसी नंबर को लिख रहे होंगे तो उसके प्राइम फैक्टर निकाल लो, कितने उसके प्राइम फैक्टर होंगे, और उस प्राइम फैक्टर को इस सीक्वेंस में जमा लो, वो उसका टोसेंट होगा। इस बात को यदि समझ पा रहे हैं तो जो आपने पढ़ रखा अभी उस तक पहुंचना, देखना जब आप इसको कर रहे होंगे आपका जमा 10, 5 एकम 5, 5 में से 1 गया, बचा कितना 4, आपने लिखा 4/5, 2 एकम 2, 2 में से 1 गया, बचा कितना 1/2, 5 से काटे 10 बार, उत्तर आया 4। और ये बात आप पढ़ रखे होते हैं, ये बात आप पढ़ रखे होते हैं कि 4 से भाग लगाओ उत्तर निकालो, 4 से भाग लगाओ उत्तर निकालो। तो फाइनली ये 4 जो साइक्लिसिटी आती है वो आपके 10 टोसेंट पे आती है। आपका जो 10 का जो टोसेंट निकाल रहे होंगे, 10 और टोसेंट 10 निकाल रहे होंगे, तो जब आपका 10 का टोसेंट निकल के जमता है कितना 4, तो ये बात यहाँ प्रूफ होती है कि किसी नंबर को यदि 10 से भाग लगाएं तो जो रिमाइंडर बचता है वो आपका यूनिट डिजिट होता है, या 10 जो आपकी घात आएगी उसको आपने जो पहले भी पढ़ रखा है कि आप उससे 4 से भाग लगा लें, तो किसी घात को 4 से यदि भाग लगाते हैं वो इसलिए लगाया जाता है क्योंकि 10 का ही टोसेंट जो होता है वो क्या होता है, 4 होता है। बात समझ पाए क्या? ठीक है, इसको नोट डाउन करें जल्दी से। चलो आगे इन्हीं बातों को कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे आपके सामने लिखा 7 की पावर 43, इसका आपको निकालना है यूनिट डिजिट, कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो आपने देखा कि जब इसको 10 से भाग लगाएंगे तो इसका टोसेंट कितना आएगा 4, 10 से भाग लगाएंगे तो इसका टोसेंट कितना आएगा 4। तो आप इसी पावर को 4 से भाग लगाते चले, आप सीधा पावर से 4 को भाग लगाते चले। इसका मतलब ये नहीं कि आप सभी की सभी, जैसे आपका यूनिट प्लेस 7 है, बाकी नंबर भी रहे तो 4 से ही भाग लगाएं, दूसरे नंबर भी आपके आगे आगे कंसेप्ट आएंगे, चीज़ों को समझते जाना, बस ये रट्टा ना मारना कि 4 से ही भाग लगाना। अभी आप फिलहाल इसको 4 से भाग लगाएं, तो 4 से जब भाग लगा रहे होंगे तो 4 से भाग लगा रहे होंगे तो 40 बार पूरा चल जाएगा, बचेगा कितना 3, और 7 की पावर 3 जो होगी वो आपकी होंगी 343, क्या हुई 343, आपका जवाब हुआ 3। यूनिट डिजिट कितना है 3। आपके सामने जैसे दूसरा क्वेश्चन होगा 5 की पावर 18, 5 की पावर 18, इसका यूनिट डिजिट बताएं। तो आप इस 18 पे भाग लगा रहे होंगे 4 से, 18 पे भाग लगा रहे होंगे कितने पे 4 से, तो कितने बार जाएगा 16 टाइम पूरा जाएगा, शेष पर बचेगा कितना 2, और 5 की पावर 2 ही 25, आपका रिमाइंडर कितना, आपका यूनिट डिजिट कितना आया 5। लेकिन आप इस 5 में एक बात याद रखना, 5 की कोई भी पावर क्यों ना कर दी जाए, 5 की कोई भी पावर क्यों ना कर दी जाए, आपका जो उत्तर आएगा वो कितना आएगा 5। 5 की कितनी भी पावर क्यों ना कर दी जाए आपका उत्तर क्या आएगा
5। ये बात हल्की सी याद रखना, आगे और चीज़ें आएगी। उसके बाद आपके सामने मैं एग्जाम्पल और यदि लूँ तो जैसे आपने लिखा 3 की पावर 80, 3 की पावर 80, इसका आप मुझे रिमाइंडर बताओ। तो देखना अभी तक तो ठीक था, रिमाइंडर कुछ बच जाता था तो आप चीज़ें लिख देते थे, लेकिन 80 जो है वो आपका 4 से पूर्णतः विभाज्य हो रहा है। 80 जो है आपका 4 से पूर्णतः विभाज्य होता है। तो कई लोग क्या करते, 4 से पूर्णतः विभाज्य हो रहा है तो 3 की पावर 0 लिखते, 3 की पावर 0 और उसका कुछ मान याद करते। तो आप ऐसा ना करें, आप इस तरीके से सोचें कि हमको रिमाइंडर कुछ ना कुछ बचाना है। जब ये पूर्णतः विभाज्य हो रहा तो आप इस तरीके से लिख सकते ना, 3 की पावर 4, 76 तक पूर्णतः विभाज्य हो रहा, 4 बचा है नहीं बचा। और जब आप 3 की पावर 4 को लिखने होंगे तो 3 की पावर 4 होती है क्या, 81, और आपका यूनिट डिजिट क्या आना, 1। आपका यूनिट डिजिट क्या आया, 1। उसके बाद जैसे ही आप लिख रहे होंगे x की पावर 50, x की पावर 50 और इसका यूनिट डिजिट बताएं, इसका यूनिट डिजिट बताएं। तो आप x की पावर 50 में जब यूनिट डिजिट निकाल रहे होंगे तो आप ये बोल सकते कि हम x की पावर 50 का नहीं, हमको x² बस का यूनिट डिजिट चाहिए। क्यों चाहिए सर, क्योंकि आपका 48 तक ये पूर्णतः विभक्त होता है, 48 तक आपका क्या होता है, पूर्णतः विभक्त होता है। बचती पावर कितनी, सिर्फ 2। तो आप सिर्फ x की पावर 2 का यूनिट डिजिट निकालना है। जैसे मैं आपके सामने लिखूं x की पावर 81, x की पावर कितनी, 81, इसका यूनिट डिजिट आप मुझे बताएं तो आप कहेंगे कि 4 से 80 पूर्णतः भाग होता है, बचता कितना है, 1। तो आप x की पावर 1 मतलब x खुद उसका जो होगा वो यूनिट डिजिट होगा। क्या आप इतनी बात समझ पाए, क्या आप इतनी बात समझ पाए कि इस 4 का उपयोग कैसे करना है, घातों के रूप में इस 4 का उपयोग कैसे किया जाता है, बात समझी क्या, ठीक है। इतनी बात देखें, आगे लिखते हैं। इसके बाद देखना आपका एक CHSL में आया हुआ क्वेश्चन, CHSL में जो आपका क्वेश्चन आया था वो था हाउ वैल्यू ऑफ x आर पॉसिबल फॉर विच, हाउ वैल्यू ऑफ x आर पॉसिबल फॉर विच। आपकी जो इक्वेशन थी वो इस तरीके से थी, ABCD 5 और आपके जो ऑप्शन थे 1 2 3 और चौथा ऑप्शन था आपका नो वैल्यू पॉसिबल। तो देखना जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे तो आपने ये बात समझी थी कि जो होता है वो साइक्लिसिटी जो चलती है वो कितने पे चलती है, 4 पे। क्योंकि टोसेंट आप 10 मानते हो, उसका जो रिमाइंडर बचता है वो आपका यूनिट डिजिट होता है और 10 का आप टोसेंट निकाल रहे होते हैं तो वो कितना बनता है, 4। जब ये बात आपने समझ रखी थी तो आप इस पावर को क्या x की पावर 3 लिख सकते हैं, तो आप बोलेंगे जी हाँ, इसको x की पावर 3 लिखी जा सकती है। क्योंकि जो यूनिट प्लेस जो x की घात 43 का मान होगा और उसका जो यूनिट प्लेस होगा, जो उसका मान लो यूनिट प्लेस इसका a हुआ, जो x की पावर 43 का यूनिट प्लेस होगा वही x की घात 3 का यूनिट प्लेस होगा। बात समझ पा रहे हैं, ठीक है। आगे हम जब आप इसको सॉर्ट आउट कर रहे होंगे x की पावर 19 को, तो आप फिर 4 से भाग लगाएं, आपने देखा कि 16 टाइम ये पूरा जाता है तो आपका बचा कितना, 3। तो आप इसको भी लिख रहे होंगे क्या, 3। तो मतलब आप इस तरीके से लिख रहे होंगे कि यहाँ यूनिट प्लेस पे इसका मान जो आया होगा वो क्या आया होगा, इसका भी मान a आया होगा। क्योंकि x की पावर 19 में जो रिजल्ट में जो यूनिट प्लेस पे जो आया होगा वही x की पावर 3 में आएगा, क्योंकि 16 तक साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। तो जब आप इस इक्वेशन को साइन लगा है माइनस का, इस इक्वेशन को घटा रहे होंगे तो a से
कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब इसके यूनिट प्लेस से इसका यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। मतलब यहाँ जो आएगा वो क्या आएगा, जीरो। यहाँ क्या आएगा, जीरो। और आपके क्वेश्चन में यहाँ दे के रखा है 5, यहाँ क्या दे रखा है 5। मतलब कि x का ऐसा कोई मान संभव नहीं है जो इसको सेटिस्फाई करते हुए उत्तर यूनिट पे कितना दे दे, 5। तो आपका इसका जवाब था नो वैल्यू आर पॉसिबल। बात समझ पाए क्या? ठीक है, जल्दी से इससे लिखें। देखो आपने यहाँ तक बात समझी। जैसे मैं आपके सामने लिखूं 3 की पावर यदि 40 है तो इसको आप लिखेंगे 3 की पावर 4 और इसका उत्तर जो होगा वो होगा आपका 1। बात समझ पाए? देखो इसी में आगे यदि चले तो आपकी आगे एक बात आती है काय की, फैक्टोरियल। किसकी? फैक्टोरियल। फैक्टोरियल को हिंदी में बोला जाता है आपका क्रम गुणा। फैक्टोरियल को बोला जाता है क्या, क्रम गुणांक, क्रम गुणांक। तो जब फैक्टोरियल की बात आती है तो इसका सिंबल या तो ये, जैसे यहाँ कोई नंबर ए लिखा है, या फिर इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। फैक्टोरियल को इस तरीके से या इस तरीके से दर्शाया जाता है। तो क्रम गुणांक मतलब जब गुणा एक क्रम में चले, जब गुणा क्या हुआ आपका एक क्रम में चले, उसे आप बोलेंगे क्रम गुणांक। जैसे आप देख रहे होंगे आपने लिखा 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल जब आप लिख रहे होंगे तो इसका मतलब ये हुआ 5 × 4 × 3 × 2 × 1। कब तक चलना ये क्रम, 1 तक। जैसे आपने लिखा 4 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब हुआ 4 × 3 × 2 × 1। जैसे आपने लिखा 3 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब हुआ 3 × 2 × 1। ऐसे ही आपने लिखा 2 फैक्टोरियल, तो उसका मतलब हुआ 2 × 1। जिस फैक्टोरियल का मान पूछा है उसको घटते क्रम में कहाँ तक लिखा जाए, 1 तक। ठीक है, अब देखना इसके बाद अपन बात करें, जैसे आपको 6 फैक्टोरियल लिखना है तो इसका तरीका ये भी हो सकता है 6 × 5 फैक्टोरियल, 6 × 5 फैक्टोरियल। क्योंकि जब 6 फैक्टोरियल लिख रहे होंगे तो 6 से चीज़ें स्टार्ट होगी, और जब 6 से चीज़ें स्टार्ट होंगी तो उसके बाद 5 4 3 2 1 लिख रहे होंगे, तो 5 फैक्टोरियल का मीनिंग भी वही होता है, 5 4 3 2 1। तो आप चीज़ें इस तरीके से लिख सकते हैं 5 फैक्टोरियल। और एक बात और यहाँ समझने वाली, 2 फैक्टोरियल का मान हुआ 2, 3 फैक्टोरियल का मान हुआ 6, और 4 फैक्टोरियल का मान हुआ वो आपका कितना हुआ 4 × 6, और 5 फैक्टोरियल का मान हुआ कितना 5 × 4 × 6। ये हुआ 3 दूनी 6, 5 × 4। आप चीज़ें इसलिए इस तरीके से इसलिए लिख रहे होंगे, आप देख रहे होंगे ये जो 2 है ये 4 से कटता क्या, नहीं। 6 4 से कटता क्या, नहीं। लेकिन ये जो है ये 4 से कटेगा, क्योंकि 4 में उसका गुणा हो रहा था। उसका जब फाइनली आप गुणा कर रहे होंगे तो 4 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 24, 24, और 24 आप 4 से पूर्णतः विभक्त होता है। इसी तरीके से आप यदि देख रहे होंगे 5 फैक्टोरियल, तो इसमें भी 4 का गुणा हो रखा है, तो ये 4 फैक्टोरियल होगा। तो आप हैशटैग मार के अपनी कॉपी पे ये बात बिल्कुल नोट डाउन कर लें कि 3 से बड़ा हर एक फैक्टोरियल, 3 से बड़ा हर एक फैक्टोरियल 4 से विभक्त होता है। क्या लिखे, 3 से बड़ा हर एक फैक्टोरियल 4 से क्या होता है, विभक्त होता है। जैसे आपने देखा 4 बिल्कुल 4 से कटेगा, 5 फैक्टोरियल 4 से कटेगा, मान ये होता है, और 6 फैक्टोरियल 4 से कटेगा। तो इस तरीके से आप जो है, जैसे आपके सामने लिखा 2 की पावर 59 फैक्टोरियल, 2 की पावर 59 फैक्टोरियल, और आपसे इसका मान पूछा है कि इसका जो है वो आपका यूनिट डिजिट बताएं। तो 2 की पावर 59 फैक्टोरियल आप जैसे ही देख रहे होंगे तो इस 59 को देखते हुए आप बोलेंगे ये 4 से पूरा कटेगा।
4 से क्या होगा, पूरी बार कटेगा, मतलब आप लिख रहे होंगे 2 की पावर 4 और 2 की पावर 4 का यूनिट डिजिट क्या हुआ 6, क्योंकि 2 की पावर जो 4 होती है वो होती है 6। बात समझ पाए क्या? जैसे आपके सामने क्वेश्चन बन के आया, यहाँ देखें 3 की पावर 441 फैक्टोरियल, 441 फैक्टोरियल। तो 3 की पावर जब आप 441 फैक्टोरियल लिख रहे होंगे तो आप ये बात समझें कि 441 फैक्टोरियल में आपका कितना, 441 फैक्टोरियल जो होगा वो आपका पूरा 4 से कटेगा। आप ये ना देखें कि 441 पर लिखा है, उसके बाद क्या लिखा है फैक्टोरियल, और फैक्टोरियल जब उसके बाद लगा है तो ये जो है आपका 4 से पूरा कटेगा। मतलब आपका उत्तर बनेगा क्या, 3 की पावर 4, और 3 की पावर 4 का यूनिट डिजिट क्या होता है 8। 3 की पावर 4 होती कितनी है 81। बात समझ पाए क्या, इतनी बात समझी क्या? ठीक है, इतनी बातें थोड़ा जल्दी जल्दी रिमाइंडर करें, उसके बाद आगे चलते हैं। चलो हम उसके बाद देखते हैं। जैसे आपके सामने नंबर लिखा है 0156, 0156, ये 4 नंबर आपके सामने लिखे हैं। ये जो 4 नंबर आपके सामने लिखे हैं, ये जो है आप इन चारों नंबर की पावर कुछ भी कर दें, 0156 की पावर में मान लो n, तो इसका जो है वो यूनिट प्लेस कभी चेंज नहीं होता, इसका यूनिट डिजिट कभी चेंज नहीं होगा। जैसे आप फॉर एग्जांपल के लिए लिख रहे होंगे 10, 10 की पावर आप कितने ही क्यों ना कर दें, आपके लास्ट में क्या आएगा 0। जैसे आप एग्जांपल के लिए लिख रहे होंगे 11, 11 की पावर 2 कर रहे हैं तो 121, 3 कर रहे हैं तो 1331, इस तरीके से चीज़ें चलती रहेगी। तो इसका जो होगा आपका यूनिट प्लेस कभी चेंज नहीं होने वाला। तो आपके पास ऐसे कितने नंबर हुए 4, 0 1 5 6। आपके पास 10 डिजिट में से 4 ऐसे डिजिट है जो यदि यूनिट प्लेस पे आ जाए, तो इनका इकाई का अंक कभी चेंज नहीं होगा, इनके इकाई का अंक कभी चेंज नहीं होगा। एक एग्जांपल के तौर पे ये बात यदि समझे तो जैसे आपके सामने जैसे लिखा है 10 की पावर 345 प्लस 6 की पावर 212, 221, इस तरीके से आपके क्वेश्चन लिखा है और आपसे पूछा है यूनिट डिजिट बताएं। तो आपको पता है आपको यहाँ 4 से भाग लगाने की जरूरत नहीं। वही बात मैं आपको समझा रहा था कि ये रट्टा ना मारे कि हर जगह 4 से भाग लगाएं। कुछ ऐसी यूनिक चीजें जहाँ 4 से भाग लगाने की कतई जरूरत नहीं होगी। बात समझ पा रहे हैं? तो जब आप 10 की पावर 345 को देख रहे होंगे तो आपको पता है 10 की पावर कितनी भी क्यों ना कर दी जाए, यूनिट प्लेस पे यदि 0 है तो ये 0 नहीं हिलने वाला। बात समझ पाए? और 6 की पावर आप कितने ही क्यों ना कर दें तो 6 की पावर भी चेंज नहीं होने वाली। तो आप इसको यहाँ लिख रहे होंगे 6 और आपका जो उत्तर आएगा उसके यूनिट पे आएगा आपका कितना 6। बात समझ पाएगा? ठीक है। उसके बाद आप चीजें इस तरीके से लिख रहे होंगे, जैसे आपने लिखा 25 की पावर 999 प्लस आपने लिख दिया 211 की पावर 4 टाइम, ये चीजें आपने लिखी। तो आपने फिर वही चीजें गौर की कि ये 5 जो है ये इसकी पावर कितनी भी क्यों ना कर दें ये चेंज नहीं होगी, और ये चेंज नहीं होगी तो आपका उत्तर होगा यहाँ कितना 5। और जब आप इस 1 की पावर भी कर रहे होंगे तो सेम कंडीशन, 1 से लगाएं 5 और 1 आपका उत्तर जमेगा 6, यूनिट प्लेस पे 6 है। बात समझ पाएगा? ठीक है। इसके बाद यदि और आगे बात चीजों को लेके चलें तो आप देखें 4 और 9 की कुछ कहानी होगी। किसकी? 4 और 9 की। उसको बस इतना समझें, 4 की पावर यदि आप कर रहे होंगे सम और 4 की पावर कर रहे होंगे तो विषम, तो आपका इकाई का अंक क्या होगा? 4 की पावर कर रहे होंगे सम तो इकाई का अंक क्या होगा? 4 की पावर यदि कर रहे होंगे आप सम तो इकाई का अंक क्या होगा? और 4 की पावर कर रहे होंगे विषम तो इकाई का अंक क्या होगा? ये देख नहीं रहा क्या? ठीक है, यहाँ लिख देते। ठीक है,
4 की पावर आप कर रहे होंगे विषम, तो इकाई का अंक क्या होगा देखना। आप देखो चीजें यदि समझ नहीं आती ना, उसको छोटे एग्जाम्पल के थ्रू समझो। यहाँ चीजों पे आए, जैसे आप 4 की पावर 1 कर रहे होंगे तो 4 की पावर 1 हुई 4। 4 की पावर जब आप 2 कर रहे होंगे तो 4 की पावर 2 होती 16, और आपका इकाई का अंक कितना आया 6। बोलो हाँ। जब आप 4 की पावर कर रहे होंगे 3, तो आपका 4 का पावर 3 होता है कितना 64। कितना होता है 64। इकाई का अंक क्या आया 4। और 4 की पावर आप 4 कर रहे होंगे तो आपका उत्तर आता है 216। कितना आता है 216। तो इकाई का अंक कितना आया 6। तो चीजें बड़े ध्यान से समझना। देखना 4 पे साइक्लिसिटी घूमता है, 4 10 का टोसेंट होता है, वो बात अलग है। पर चीजें यहाँ एक स्टेप में मिल जा रही है आपको कि 4 की पावर यदि विषम रही, 4 की पावर यदि क्या रही विषम, एक क्या है विषम, 4 की पावर यदि विषम रही तो उत्तर आपका आना है 4, और 4 की पावर यदि सम रही तो इकाई का अंक बनना है आपका कितना 6। क्या इतनी बात समझ पाए? बोलो समझ आए इतनी बात? जी हाँ। आगे आए, ऐसे ही आप कहानी देखोगे 9 की। 9 की पावर यदि सम रही तो उत्तर क्या होगा, 9 की पावर यदि विषम रही तो उत्तर क्या होगा। देखो इन चीजों को आपको यदि याद भी नहीं ना, तो आप बस इतना याद कर सकते हो 4 और 9, 4 और 9, और 4 की पावर 1 में आपने देखा उत्तर क्या आया 4, और 1 क्या है विषम। ऐसे 9 की पावर सम, 9 की पावर सम मतलब 9 की पावर कितनी 2, 2 क्या होता है सम, 9 की पावर कितनी हुई 2, तो आपका उत्तर कितना आता है 81, मतलब क्या हुआ 1, और 9 की पावर 1 करेंगे तो 1। तो आपने दो बातें यहाँ जानी कि 0 1 5 6, 0 1 5 6, 0 1 5 6 के ऊपर कितनी पावर क्यों ना कर दी जाए, उत्तर चेंज नहीं होने वाला, आपका यूनिट प्लेस हिलने वाला नहीं है। और सॉरी, दूसरी बात आप ये समझें कि 4 और 9 की पावर सम और विषम पे डिपेंड होती है। 4 की पावर यदि विषम रही तो उत्तर 4 आएगा, 4 की पावर सम रही तो उत्तर 6 आएगा, 9 की पावर यदि सम रही तो उत्तर 1 आएगा, और 9 की पावर यदि विषम रही तो उत्तर जो आएगा वो आपका कितना आएगा 9 आएगा। क्या इतनी बात समझ पाए? ठीक है, जल्दी से इतनी चीजें लिखें, देखते आगे। चलो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आपके सामने एक सिंपल सी बात, 2 की पावर लिखी हुई 51, इसका आपको यूनिट प्लेस निकालना, इसका यूनिट डिजिट निकालना। तो आप वही कर रहे होंगे, 4 से भाग लगा रहे होंगे, तो आप देखेंगे 48 पूरा पूरा जाएगा, आपका बचेगा कितना 3, और आपका जो उत्तर होगा 3 की पावर 8। ये आपके सवाल का जवाब है। बात समझ पाएगा? बात समझ आई क्या? ठीक। आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन लिखना। ये क्वेश्चन है, यदि देखना, एक क्वेश्चन है आपके सामने, 3333 की पावर n, 3333 की पावर यदि n करें तो इकाई का अंक आपका 7 आता है। 3333 की पावर यदि n करें तो इकाई का अंक आपका 7 आता है। तो 7777 की पावर यदि n की जाए तो इकाई का अंक क्या आएगा? 7777 की पावर n की जाए तो इकाई का अंक क्या आएगा? और आपके ऑप्शन इस तरीके से थे 1 2 3 4, 1 2 3 4,
और ये जो क्वेश्चन है ना साहब, ये क्वेश्चन आपके CGL 2017 में आया हुआ यूनिट डिजिट से CGL 2017 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था कि 3333 की पावर यदि n करें तो इकाई का अंक 7 आ रहा है, तो ये करने पे इकाई का अंक क्या होगा। आप चीजें समझते हैं। जैसे आपको पता है कि आप यदि 3 की पावर 1 करें तो आपका इकाई का अंक 3 आएगा, बोलो हाँ। 3 की पावर यदि 2 करें तो इकाई का अंक आपका कितना आएगा, 9। आप यदि 3 की पावर 3 करें तो आपका इकाई का अंक कितना आएगा, 7 आएगा या नहीं आएगा। और जब आप 3 की पावर 4 कर रहे होंगे तो आपका इकाई का अंक कितना आएगा, 1। मतलब ये जो क्वेश्चन लिखा है 3333 की पावर यदि n करें तो उत्तर जो भी आ रहा है पर उसका इकाई का अंक कितना आ रहा है, 7। इकाई का अंक कितना आ रहा है, 7। और इकाई का अंक यदि 7 आ रहा है तो आपको ये बात समझनी होगी कि वो बात कहीं ना कहीं 3 की पावर 3 की कर रहा होगा, तब तो इकाई का अंक 7 देगा। बात समझ पा रहे हैं। यदि 3 की पावर 3 का वो नहीं कर रहा होगा जिक्र, तो वो जिक्र कर रहा होगा 3 की पावर 7 का, क्योंकि 7 को जब 4 से भाग लगाएंगे तो उत्तर फाइनली कितना आना, 3। बात समझ आई। तो फाइनली वो बात जो कर रहा होगा वो n बराबर किसकी कर रहा होगा, 3 की। n बराबर किसकी बात कर रहा होगा, 3 की। तो इसी तरीके से जब आप 7 की पावर यदि 3 कर रहे होंगे तो आपको पता है 7 की पावर 1 कितनी होती, 7। 7 की पावर 2 कितनी होती, 9। 9 मतलब 49, और 49 मतलब यूनिट प्लेस पे क्या आया, 9। आप यूनिट प्लेस का जिक्र करें बस। 7 की पावर 3 होती कितनी, 343। 343 में यूनिट डिजिट पे क्या आया, 3। तो ये आपके सवाल का उत्तर। बात समझ आई है नहीं, बोलो बात समझिए नहीं। बस इतनी चीजें समझनी थी कि ये जो रिजल्ट तैयार हो रहा है इसके यूनिट प्लेस पे कितना आ रहा है, 7। और यूनिट प्लेस पे यदि 7 आ रहा है तो डेफिनेटली उसकी पावर 3 पे उसका जो साइकिल है वो कहाँ पूरा घूमने के बाद रिमाइंडर कितना छोड़ रहा होगा, 3। और रिमाइंडर 3 छोड़ रहा होगा तो यहाँ भी आपको उसी n का यूज करना था, और वो n का यूज करते हुए आपने बताया कि 7 के पावर 3 आपका उत्तर होगा। मतलब आपका यूनिट डिजिट कितना बन रहा होगा, 3। ठीक है, इतनी बातें जल्दी से लिखें। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 की पावर 3 की पावर 4 इंटू इस तरीके से चीजें लिखिए, 8 की पावर 9 की पावर 10। इसमें आपसे पूछा है यूनिट डिजिट क्या होगा। यूनिट डिजिट क्या होगा, तो जब इसका आप यूनिट डिजिट निकाल रहे होंगे तो आपको जो 4 स्पेशल कंडीशन पता है, किसकी, 0, 1, 5 और 6, ये 4 बातें आपको पता है। 0, 1, 5 और 6 यदि इनकी घातों पे कुछ भी कर दिया जाए तो ये अपना यूनिट स्थान नहीं छोड़ते। इतनी बात सब आपको पता है। तो क्या यहाँ आपको आप 5 देखा, तो जी हाँ। तो आप ये बात बोल सकते कि यहाँ जो होगा वो 5 होगा। इन चीज़ों को अभी छोड़ें, यहाँ क्या आएगा अपने को नहीं पता। अभी यहाँ जो होगा वो आपका क्या होगा, 5 होगा। और 6 की पावर ये कितनी ही क्यों ना आ जाए, आपका उत्तर क्या आएगा, 6। बोलो हाँ, आएगा या नहीं आएगा। और जब आपने देखा कि 5 इंटू 6 यहाँ से आएगा ही आएगा और दोनों आपके मल्टीपल में है, तो इनका जो रिजल्ट आएगा वो लास्ट में क्या देगा, 0। और 0 का आप किसी भी संख्या के साथ गुणा कर क्यों ना कर दिया जाए, वो हमेशा लास्ट में क्या रहेगा, 0। बात समझ पाए हैं। आपके क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, चीजों को समझने वाली बात, यहाँ इनसे आपको कोई मतलब नहीं रहेगा। आपको ये पता है कि 5 की पावर कितनी क्यों ना कर दी जाए, उत्तर आपका 5 ही आना। और सेम 6 की पावर कितनी क्यों ना कर दी जाए, उत्तर आपका 6 ही आना। इतनी बात आपको पता है। तो आप इन दोनों का जब मल्टीप्लिकेशन कर रहे होंगे तो 0, मान लो यहाँ यूनिट प्लेस 5 बचा, सॉरी यहाँ 3 बचा,
यहाँ 2 बचा, यहाँ 8 बचा, यहाँ 4 बचा, यहाँ 6 बचा, यहाँ 6 बचेगा, यहाँ 5 बचेगा। तो जब 6 और 5 का गुणा होके ये 0 बना लेगा तो यहाँ कुछ भी नंबर क्यों ना बचे, वो आपके उत्तर जो देंगे वो कितने देंगे, 0, क्योंकि उसका मल्टीप्लिकेशन हो रखा होगा 0 के साथ। इस तरह से आपका उत्तर जो तैयार होगा वो आपका उत्तर होगा कितना, 0। बात समझ पाएगा, बात समझी क्या? ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपका सीजीएल 2018 में आया। अभी आपके सामने 17 का क्वेश्चन था, अब सीजीएल 2018 में क्वेश्चन क्या पूछा था वो आपको समझना। सीजीएल 2018 में आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया था 433 इंटू 456 433 इंटू 456 इंटू 43n 43n, ये आपके सामने क्वेश्चन लिखा गया था। और n जो है आपका बोला गया था इस इक्वेशन के इकाई का अंक जो है, इस इक्वेशन के इकाई का अंक, इसका जो है इकाई का अंक जो है वो n+2, इकाई का अंक क्या है, n+2 है। तो आपको n याद करना था, आपको क्या याद करना था, n, और n याद करना था। और आपके सामने ऑप्शन थे 1, 3, 8, 6, 1, 3, 8, 6, और ये आपकी सीजीएल 2018 के क्वेश्चन। देखना इसको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। आपका जो इकाई का अंक है, इकाई का अंक है वो इस n से 2 ज्यादा आएगा। इकाई का अंक जो है वो n से कितना ज्यादा आएगा, 2। और जब वो इकाई का अंक n से 2 ज्यादा आएगा तो यहाँ देख रहे होंगे आप, पहले ऑप्शन उठा लें सीधा और देखना क्वेश्चन तरीके करने का तरीका, समझने का तरीका वही सबसे अच्छा होगा कि आप एग्जाम में किस तरीके से कर रहे होंगे, कितनी जल्दी आप उसकी अप्रोच कर रहे होंगे। तो जब आप चीज़ें यहाँ समझ रहे होंगे तो आप ऑप्शन उठाएं। मान लो n 1 है, मैं बोला हूँ कि n बराबर 1 है, तो n बराबर 1 है तो ये नंबर हो जाएगा ये 431। तो अब इसका जो है वो इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 3, क्योंकि पूछा क्या है, इकाई का अंक n+2 होना चाहिए। n आपने क्या बनाया, 1, तो क्या 3 हो रहा, 6 3 18, और 18 का लिए 8, 8 1 8, तो इसका यूनिट प्लेस क्या आ गया, 8। मतलब ये नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता। जब आपने यहाँ 3 उठाना चाहा तो 6 तिया कितना हुआ, 18, और 8 तिया कितना हुआ, 24, कितना आया, 4, और आपने उठाया क्या था, 3, कितना ज्यादा आया, 1। यदि यहाँ n+1 लिखा होता तो वो कंडीशन सही हो जाती, लेकिन अभी ये कंडीशन गलत होगी। जब 8 को चेक कर रहे होंगे आप, तो आपका इकाई का अंक क्या आना चाहिए, 10। इकाई का अंक क्या आना चाहिए, 10। तो देखें इकाई का अंक 10 आना चाहिए, तो ये चीजें तो गलत होना चाहिए। क्यों गलत होना चाहिए कि इकाई का अंक 10 कैसे आएगा, इकाई का अंक 10 आएगा क्या, नहीं, 0 बोलता तो काम चलता, तो ये गलत हो जाए। आप बोले कि 6, तो 6 से ये तो आपका उत्तर बनेगा, आप चेक कर लें। 6 से कर रहे होंगे तो यहाँ से निकला आपका 3, यहाँ से निकला 6, यहाँ से निकला 6। इसका जो इकाई का अंक है वो कितना आना चाहिए, 8, क्योंकि आपने n क्या माने हो, 6। n बराबर आपने क्या माने हो, 6। जब n बराबर आपने 6 माना है तो 6 3 18, 8 और 8 6 48, ये आपका n+2 आया। क्या आया, n+2। तो आपका उत्तर जमा कितना, 8। इस तरह से आपके सीजीएल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आज यहीं तक रहने देते हैं। आपका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें यूनिट डिजिट के आपके और अच्छे कंसेप्ट मिलेंगे, जो चीज़ें आपको समझनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।